केमिस्ट्री की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था किसी भी अयस्क का सांद्रण कैसे करें। ठीक है, सांद्रण मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि ऊपरी तौर पे जो भी अशुद्धि होती है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि सभी को हटाना। ठीक है, तो इस हटाने की प्रक्रिया को और हटाने के बाद, इन अशुद्धियों को हटाने के बाद जो हमको धातु के अयस्क मिल रहे थे उसे हम सांद्रित धातु अयस्क कह रहे थे, कॉन्सेंट्रेटेड ओर कह रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्कों का सांद्रण। उसकी विभिन्न विधियां हमने देखी थी। 4 विधि का वर्णन मैंने आपको सामने किया था। एक विधि मैं आज आपको बताने वाला हूं अयस्क के सांद्रण को लेके। ठीक है, तो वो एक विधि मैं क्लास के एंड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज हमको धातु के निष्कर्षण में, धातु के प्राप्त करने में अगला जो स्टेप होता है उसको कवर करना होता है और वो है सांद्रित अयस्क से। सांद्रण हमने कर लिया, तो सांद्रित अयस्क से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण कैसे करें, एक्सट्रैक्शन कैसे करें। ठीक है, धातु को अब निकालना है हमको, अयस्क से निकालना है, ये कैसे करेंगे, तो तीसरा स्टेप है ये। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। सांद्रित अयस्क से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण थर्ड स्टेप है। जैसे कि मैंने बताया, किसी भी अयस्क से धातु को निकालने के लिए पहला स्टेप आपका होता है किसी भी धातु को पीसना। ठीक है, धातु को नहीं, मतलब अयस्क को पीसना, अयस्क को बारीक चूर्ण के रूप में पीस लेते हैं। दूसरा स्टेप होता है अयस्क का सांद्रण। सांद्रण मतलब अयस्क जो है उसमें बहुत सारे, बोलना चाहिए, अशुद्धि होती है, उस अशुद्धि को निकालना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। ठीक है, तो अशुद्धि को निकाल के हमको क्या मिलेगा, एक धातु अयस्क मिलेगा जिसमें अधिकतम मात्रा धातु की होगी और जो अशुद्धियाँ होंगी वो निकल के रहेगी ऊपरी तौर पे, जो मिट्टियाँ वगैरह होती है वो सारी चीज़ें। तो सांद्रण के बाद जो धातु अगर मिल गया तो फिर और क्या करना होता है, तो सुनिए, वो जो सांद्रण के बाद जो धातु अयस्क मिलता है उसमें अन्य यौगिक भी होते हैं। ठीक है, तो हमको धातु चाहिए, यौगिक नहीं चाहिए, तो अब अयस्कों से हमको धातु ही निकालना है। ठीक है, अयस्क से अब हमको धातु चाहिए। सांद्रण के बाद हमको मिला था यौगिक के रूप में अयस्क। ठीक है, अब जो यौगिक अयस्क है उसमें से धातु निकालना है जो सिर्फ हमारे काम का है। उसमें से अन्य जो धातुएं हैं या तत्व हैं, अन्य जो तत्व हैं उनको हमको निकाल देना है। ये है निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन जिसको कहते हैं, जो थर्ड स्टेप आएगा सांद्रण के बाद। तो हेडिंग है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल्स। ध्यान रखिएगा, इसी को क्रूड मेटल बोलते हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना हो क्रूड ऑयल, तो जो पेट्रोल डीजल रहता है वो क्रूड ऑयल नहीं रहता, उसके पहले एक और स्टेप रहता है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल को और ज़्यादा रिफाइन करके पेट्रोल डीजल प्राप्त किया जाता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से पहले मिलेगा क्रूड मेटल। ठीक, जो सांद्रित अयस्क से मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड ओर से मिलेगा, उसे कहेंगे क्रूड मेटल। फिर इस क्रूड मेटल का फोर्थ स्टेप में इसका और प्योरिफिकेशन करेंगे, रिफाइनमेंट करेंगे। फिर अंतिम चौथे स्टेप के बाद एक प्योर धातु, प्योर मेटल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो फिलहाल ध्यान रखिए, तीसरे स्टेप में जब हम निष्कर्षण करते हैं अयस्क से तो हमको मिलता है क्रूड मेटल, अशोधित धातु। ठीक है, इसके पहले अयस्क की बात कर रहे थे। इतनी बातें क्लियर हो गई फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर। चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज के वीडियो की। अब धातुओं के निष्कर्षण में फिर से 2 स्टेप होते हैं। धातुओं के निष्कर्षण में जो हमको अयस्क प्राप्त हुआ था सांद्रण करने के बाद, उससे धातु का निष्कर्षण करना है, तो निष्कर्षण के लिए फिर से 2 स्टेप होंगे। अच्छा, धातुओं का निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स, ये इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में इसे एक और कहा जाता है, एक और टॉपिक से कहा जाता है रिडक्शन ऑफ ओर्स। ठीक है, अयस्कों का अपचयन, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चाहे आप धातुओं का निष्कर्षण कहें या धातुओं का अपचयन कहें, एक ही बात है। क्योंकि देखना, जब हम अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण करेंगे तो अपचयन की प्रक्रिया होगी, रिडक्शन की प्रक्रिया होगी। एकदम क्लियर है? चलिए 2 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप ये है कि सांद्रित अयस्क का उनके ऑक्साइडों में परिवर्तन करना है। जो भी हमको सांद्रित अयस्क मिला था उसको ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तन करना है, ऑक्साइड में परिवर्तन करना है भाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो धातु ऑक्साइड, अच्छा दूसरा स्टेप है, धातु ऑक्साइड का मुक्त अवस्था में अपचयन करना होगा। दूसरा स्टेप, पहला जो भी कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिला था
उसको हमको ऑक्साइड में परिवर्तन करना है, ठीक है। ऑक्साइड में परिवर्तन होने के बाद जो धातु ऑक्साइड मिलेगा, देखिए हमको धातु चाहिए, धातु ऑक्साइड नहीं चाहिए। पहले स्टेप में सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड मिला, फिर धातु ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड मिला है उससे ऑक्साइड को हटाना है और मेटल प्राप्त करना है मुक्त अवस्था में। तो इसी कारण लिखा है दूसरा स्टेप क्या, धातु ऑक्साइड का मुक्त अवस्था में अपचयन। ऑक्साइड हटाना मतलब अपचयन की प्रक्रिया, रिडक्शन जैसे जिसे कहते हैं रिडक्शन। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करूं, पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, धातु का निष्कर्षण ही कर रहे हैं। थर्ड स्टेप, पहला स्टेप होगा सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन करना, ठीक है। ऑक्साइड में परिवर्तन कर दिया, फिर दूसरा स्टेप आएगा ऑक्साइड को हटाना, क्या करके, अपचयन करके, मतलब धातु ऑक्साइड जो मिलेगा उससे मुक्त धातु प्राप्त करना। एकदम क्लियर? और फिर जो धातु प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे अशोधित धातु, ठीक है, क्रूड मेटल। एकदम क्लियर? तो तकरीबन क्रूड मेटल में तकरीबन 96-97% प्योर मेटल होता है। फिर उसके बाद उसको और प्योरीफिकेशन कर देते हैं, जो भी चीज़ उसमें घुलनशील रहती है उसको फिर हटा देते हैं, आखिरी में रिफाइनमेंट होता है और फिर प्योर मेटल मिल जाता है। चौथा स्टेप भी हम पढ़ेंगे बाद में। क्लियर है? तो फिर ये धातु निष्कर्षण की कुछ विधियाँ होती है, किन किन विधियों से हम धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहला जो विधि होगा उसे कहेंगे भर्जन। पहली विधि भर्जन, इंग्लिश में कहेंगे इसको रोस्टिंग, ठीक। तो एक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, रोस्टिंग मतलब, भर्जन मतलब आग में पकाना। रोस्टेड मतलब क्या होता है, जैसे हम कभी देखते हैं रोस्टेड पापड़, रोस्टेड मूंगफली, एक मतलब क्या होता है, आग में भुना हुआ। तो अब क्या करेंगे, हमको धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए जो सांद्रित अयस्क मिला था उसको आग में भूनेंगे, उसी को कह रहे हैं भर्जन, रोस्टिंग। बात समझ में आ गई? चलिए देखिए अब इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न तथ्य जो महत्वपूर्ण होंगे, समझते जाइए। कब भर्जन करेंगे, देखिए 3 मेथड देखेंगे, एक भर्जन है, एक निस्तापन है और एक प्रगलन है। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और स्मेल्टिंग, ये 3 विधियां हैं निष्कर्षण के लिए। कब किसको प्रयोग करेंगे ध्यान से सुनिएगा। पहला है भर्जन या रोस्टिंग सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाएगा, ये पहला फैक्ट, ठीक है। सल्फाइड अयस्क जो भी मिलेगा, सांद्रित सल्फाइड अयस्क जो मिलेगा उसके लिए हमको भर्जन करना होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वायु की उपस्थिति में होगा, ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई, ठीक है। ये दूसरे पॉइंट वाइज भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। भर्जन कब करेंगे, सल्फाइड अयस्क के लिए। दूसरा, वायु की उपस्थिति में होगा, मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए, दिखाई देगा हमको रिएक्शन जब हम देखेंगे। क्लियर है? ठीक। तो इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए ऑक्साइड अयस्कों में परिवर्तन करना है। ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तन ही कर रहे हैं, तो लिखा हुआ है सल्फाइड अयस्कों का वायु की उपस्थिति में ऑक्साइड अयस्कों में परिवर्तन। क्लियर? चलिए अगला देखिए फैक्ट, परावर्तनी भट्टी या वात्या भट्टी में यह प्रोसेस होने वाला है। क्या? भर्जन। परावर्तनी भट्टी इंग्लिश में कहेंगे रिवर्बोरेटरी फर्नेस, नोट कर सकते हैं आप इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। और चलिए एक फैक्ट, 2 फैक्ट, ये तीसरा फैक्ट, परावर्तनी भट्टी, ठीक है, में धातु के गलनांक से कम ताप पर जो भी अयस्क में, सांद्रित अयस्क में धातु होगा उसके गलनांक से, मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पर यह प्रक्रिया करनी होगी। तो लिखा है चौथा फैक्ट, क्या? गलनांक से कम ताप पर तेजी से गर्म करेंगे। पांचवा फैक्ट, तेजी से गर्म करेंगे, क्योंकि आगे हम जब निस्तापन देखेंगे तो उसमें धीरे गर्म करते हैं, इसमें तेजी से गर्म कर रहे हैं। तो 5 बातें ध्यान में रखनी है भर्जन के। सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग में लाना है। दूसरा, वायु की उपस्थिति में प्रक्रिया करानी है जिससे ऑक्साइड अयस्कों में परिवर्तन हो जाएगा, अयस्क का ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरी बात, परावर्तनी भट्टी में करना है या वात्या भट्टी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में रिवर्बोरेटरी फर्नेस कहते हैं। और फिर गलनांक से कम तापमान, गर्म करना है ना, भूंजना है, गर्म करना है। कब तक गर्म करोगे? गलनांक तक नहीं जाना है मेटल के, गलनांक तक जाओगे तो मेटल मेल्ट हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट के पहले तक, ठीक। गलनांक से कम ताप पर तेजी से गर्म करते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है भर्जन के संबंध में, ये सारे भर्जन, ठीक है। चलिए इसमें इन्वॉल्व होने वाले रिएक्शन देख लीजिए।
ZnS जैसे कि मैंने कहा था वो अयस्क होंगे जो सल्फाइड के रूप में होंगे, तो ZnS मतलब जिंक सल्फाइड, ठीक है। वायु की उपस्थिति में मतलब ऑक्सीजन होना है, ठीक है। अभिक्रिया होगी दोनों की, गर्म करेंगे, ये सिंबल किसका है, गर्म करने का। गर्म किया तो यहाँ पर से जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। जिंक सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और मुक्त हो जाएगा SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त तो हो जाएगा। एकदम क्लियर है क्या। तो देखिए ये हमारे काम का है, ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया जो अयस्क था, ये हमारे काम का है, ठीक है। वैसे दूसरा एग्जांपल ले लेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड का, Cu2S। अब यहाँ पर 2 और 3 अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए लगाया गया है, देख लिया गया, संतुलित अभिक्रिया है ये पूरी। अगला Cu2S का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे, मतलब गर्म करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इस तरीके से ये Cu2S बन जाएगा Cu2O, ठीक है। सॉरी ये क्यूप्रस ऑक्साइड नहीं, क्यूप्रस सल्फाइड है ना। तो क्यूप्रस सल्फाइड परिवर्तित हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड में, क्लियर। और SO2 गैस हमेशा की तरह मुक्त होने वाली है। अब एक चीज हम ध्यान रखेंगे इस अभिक्रिया के बारे में, ये सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन है, स्व अपचयित अभिक्रिया है। ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा अच्छे से। और वो ये है कि यह जो अभिक्रिया है स्व अपचयित अभिक्रिया है, मतलब जब क्यूप्रस सल्फाइड अयस्क ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेगा, तो फिर से यह तो धातु ऑक्साइड मिला है अभिक्रिया के बाद, वो फिर से धातु सल्फाइड के साथ क्रिया करके जो पहले से मौजूद है ना ये, तो धातु सल्फाइड के साथ फिर से क्रिया करके मुक्त धातु बना लेगा। सिर्फ कॉपर मिल गया यहाँ पर से। तो देखिए सबसे पहले Cu2S ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया हमने, ठीक है, क्या मिल गया, Cu2O ऑक्साइड मिल गया। ये जो ऑक्साइड मिला है फिर से जो पहले से उपस्थित सल्फाइड है उसके साथ क्रिया करके, देखिए इसके साथ क्रिया करके, किसका क्रिया, ये इसके साथ क्रिया, Cu2S फिर से ऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेगा, इन दोनों की क्रिया होगी और इन दोनों की क्रिया के फलस्वरूप मुक्त कॉपर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, मुक्त कॉपर प्राप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पर तो जो चाहिए वही मिल जा रहा है। ऑक्साइड का बाद में जाके फिर से अपचयन करना था, यहाँ पर तो अपने आप हो जा रहा है अपचयन, क्योंकि ऑक्साइड हट जा रहा है। और ऑक्साइड हट कैसे रहा है कि ये ऑक्साइड पहले से उपस्थित क्यूप्रस सल्फाइड के साथ क्रिया करके ऑक्साइड हटा देता है और मुक्त मेटल प्राप्त हो रहा है, फ्री मेटल प्राप्त हो रहा है, कॉपर। तो यहाँ पर अपचयन जो खुद से हो रहा है ना, खुद से हो रहा है, अलग से करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये स्टेप अलग से नहीं करना पड़ रहा है। इस कारण इसे क्या कह रहे हैं, सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। और अभी भी फिर से सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होगी, ठीक। तो देखिए पहले ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया, पहला स्टेप, और फिर इसका खुद ब खुद अपचयन हो गया, जिससे हमको मुक्त अवस्था में मेटल प्राप्त हो गया। और एक और बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं खोज के लाया हूँ आपके लिए, और वो ये है, ये जो SO2 मुक्त हो रही है सभी रिएक्शन में, भर्जन में, इस SO2 का प्रयोग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है इंडस्ट्रीज में, ठीक है। कारखानों में ये जो SO2 मुक्त हो रही है इसका उपयोग भी कर लिया जाता है, क्या बनाने के लिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए इसका प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक। तो लिखा है यहाँ पर यूज्ड फॉर मेकिंग H2SO4, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये व्यर्थ नहीं जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर, क्लियर है। एक और रिएक्शन आप नोट कर सकते हैं, वो है मरकरी के लिए, मरकरी सल्फाइड, क्या बोलते हैं इसे, सीने बार, याद होगा आपको, मैंने बताया था, वो वीडियो में बताया, पूरा अयस्कों के नाम बताया मैंने आपको, ठीक है। सीने बार कहते हैं, मरकरी का ओर है ये, मरकरी का अयस्क है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करेगा, ठीक, सल्फाइड परिवर्तित हो जाएगा ऑक्साइड में, ठीक, ऑक्साइड में परिवर्तन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, और फिर यह जो आपका ऑक्साइड मिला है, मरकरी का ऑक्साइड मिला है, वो पहले से उपस्थित मरकरी सल्फाइड के साथ क्रिया करके मुक्त अवस्था में क्या बना लेगा, मरकरी बना लेगा, जो हमको चाहिए। तो यहाँ पर भी सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, स्व अपचयित अभिक्रिया हो रही है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। फिर से SO2 मुक्त हो जाएगा, जो भी SO2 मुक्त हो रहा है उससे H2SO4 बना लेंगे। क्लियर है क्या, आई थिंक ये जो भर्जन की प्रक्रिया है पूरी तरीके से मैंने आपको बता दिया। जहाँ कहीं भी सल्फाइड अयस्क दिखेगा भाई, जो सांद्रित अयस्क के रूप में सल्फाइड के रूप में मिलेगा, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर देना है, वही भर्जन है, और फिर बन जाएगा ऑक्साइड। और कुछ रिएक्शन के केस में, जैसे क्यूप्रस सल्फाइड सीने बार के केस में स्व अपचयित अभिक्रिया हो जाती है,
तो मतलब खुद ब खुद अपचयन हो जाता है, ये जो सेकंड स्टेप है खुद ब खुद हो जाता है, और क्या मिल जाता है, मुक्त अवस्था में धातु मिल जाती है। क्लियर है, ये भर्जन की प्रक्रिया है पूरी तरीके से। आगे बढ़े, चलिए दूसरी विधि देखिए। दूसरी विधि अब देखिए अलग अलग विधि का प्रयोग क्यों कर रहे हैं कि अलग अलग विधि का प्रयोग अयस्क, जो सांद्रित अयस्क प्राप्त हुआ है उसकी प्रकृति के आधार पर हम कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग सांद्रित अयस्क के लिए अलग अलग विधि प्रयोग में लाई जाएगी। क्लियर है क्या? चलिए दूसरा विधि देखते हैं, निस्तापन, जिसे कैल्सिनेशन कह रहे हैं। कैल्सिनेशन के लिए फैक्ट नोट करते चलिए, देखिए कैल्सिनेशन, निस्तापन। ठीक, पहला फैक्ट, कार्बोनेट जल योजित ऑक्साइड मतलब हाइड्रेटेड ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइडों के केस में करने वाले हैं। जैसे इसमें सल्फाइड के लिए कर रहे थे ना, इसमें किसके लिए, कार्बोनेट अयस्क जो होगा उसके लिए, जल योजित मतलब हाइड्रेटेड ऑक्साइड होगा उसके लिए, और जो हाइड्रोक्साइड अयस्क होगा, हाइड्रोक्साइड और होगा, उसके लिए हमको निस्तापन की विधि अपनानी है, कैल्सिनेशन की विधि अपनानी है। ठीक है, तो पहला फैक्ट इसके संबंध में, कार्बोनेट के लिए, हाइड्रेटेड ऑक्साइड के लिए, जलयोजित ऑक्साइड के लिए और हाइड्रोक्साइड के लिए। क्लियर। दूसरा फैक्ट, वायु की अनुपस्थिति है होगी यहाँ पर, भर्जन में वायु की उपस्थिति, कैल्सिनेशन या निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति। ठीक है, दूसरा फैक्ट, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं दिखेगा आपको। क्लियर है, और इस तरीके से वो ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाएगा। कौन, सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, दूसरा फैक्ट देखिए, धातु के गलनांक से कम, पहले भी वही था, धातु के गलनांक से कम गर्म कर रहे थे, इसमें भी गर्म ही करना है, लेकिन धातु के गलनांक से कम तो गर्म करेंगे भर्जन की तरह, लेकिन धीरे धीरे गर्म करेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे। तो ये तीसरा फैक्ट अगर माने तो ये चौथा फैक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म करना है। जबकि भर्जन में हम क्या कर रहे थे, फास्ट हम गर्म कर रहे थे, हीटिंग कर रहे थे, फास्ट हीटिंग कर रहे थे। ठीक है, अब इससे होगा क्या धीरे धीरे गर्म करने से, कि इसमें जो वाष्पशील पदार्थ होंगे, वाष्पशील पदार्थ मतलब खुद वाष्प के कण, ठीक है, जल की कुछ बूंदे या जो भी नमी होगी वो H2O कर दिया इसको, और CO2 ये बाहर निकल जाते हैं, है ना। क्या देखिए क्या लिखा है, जल योजित ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, तो डेफिनेटली इसमें नमी होगी या नमी के रूप में कुछ गैस होगी जो धीरे धीरे गर्म करने से बाहर चली जाएगी, जैसे H2 और CO2 बाहर चली जाएगी। क्लियर है। और साथ ही साथ देखिए, चूंकि गर्म करने से जो नमी है वो गैस के रूप में बाहर निकल रही है धातु से, अयस्क से, तो जब गैस धातु से निकलेगी, अयस्क से निकलेगी, तो छेद पैदा कर देगी, किसमें, अयस्क में। ठीक है, छेद पैदा कर देगी। इस कारण जो प्राप्त धातु ऑक्साइड होगा वो सरंध्र के रूप में होगा, पोरस होगा, पोरस, छेद होंगे उसमें, सरंध्र प्राप्त होगा, क्योंकि गैस निकल रही है उससे, और गैस निकलेगी तो क्या स्पेस छोड़ेगी, छिद्र छोड़ेगी। इस कारण जो भी प्राप्त होगा धातु, उसमें क्या होगा, धातु माफ कीजिए, धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा, वो पोरस होगा, सरंध्र होगा। क्लियर है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं भाई। तो जहाँ भी कार्बोनेट दिखाई दिया, मतलब क्या याद आना चाहिए आपको, निस्तापन याद आना चाहिए। तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल CaCO3, इसको गर्म जब हम करेंगे तो मिलेगा CaO प्लस CO2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2। CaCO3 को क्या कहते हैं, अयस्क के रूप में नाम क्या है इसका, कैल्साइट। ठीक है, कैल्साइट। तो बहुत ही कॉमन अभिक्रिया है ये, कार्बोनेट भी है, तो इससे क्या मिल गया, CaO, चूना। क्लियर है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त तो हो गई, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा था। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल। क्लियर। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जो भी ऑक्साइड मिलेगा वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, यहाँ पर लिखा है सॉलिड, CO2 गैसियस। क्लियर है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण ZnCO3। ZnCO3 को कहा जाता है कैलेमाइन। ये नोट कीजिएगा, देखिए पहले भी मैंने बता रखा है, जब हम अयस्क के रूप में पढ़ेंगे किसी भी पदार्थ को, तो इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैलेमाइन, सॉरी कैल्साइट बोलेंगे इसको। ठीक है, कैल्साइट। CaCO3 क्या होता है, कैल्साइट। और ZnCO3 इसको बोलेंगे कैलेमाइन। जिंक कार्बोनेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको अयस्क का नाम याद रखना है। बता चुका हूँ मैं आपको, एक वीडियो भी बना चुका हूँ, उसको पहले देखिएगा। अयस्कों के नाम आपको पता होने चाहिए। ZnCO3 कैलेमाइन कार्बोनेट है, निस्तापन होगा मतलब गर्म करेंगे, मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। CO2 गैस मुक्त हो रही है।
ठीक है। Al2O3 इंटू H2O, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हमको कार्बोनेट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है, नमी दिखाई दे रही है, मतलब हाइड्रेटेड जल योजित ऑक्साइड दिखाई दे रहा है, जल योजित ऑक्साइड। ऑक्साइड है, जल योजित है, ऑक्साइड है, जल योजित है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, तो उसके लिए भी निस्तापन ही करना है, कैल्सिनेशन ही करना है, गर्म कर दिया तो जो भी जल है वो बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा एल्यूमिना Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्लियर है, और XH2O बाहर निकल गया। क्लियर है दोस्तों। अगला देखिए CuCO3 इंटू CuOH ट्वाइस, हाइड्रोक्साइड के लिए भी प्रयोग करेंगे। देखिए लिखा है मैंने, हाइड्रोक्साइड के लिए भी निस्तापन किया जाएगा, ठीक है ना। तो CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस, इसे कहते हैं मेलाकाइट ग्रीन, मेलाकाइट ग्रीन। हाइड्रोक्साइड दिख गया, कार्बोनेट भी दिख रहा है, निस्तापन हो जाएगा, गर्म करेंगे, क्या मिलेगा, धातु ऑक्साइड, मतलब CuO प्लस CO2 गैस मुक्त होगी और H2O भी मिलेगा। अब देखिए H2O लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, यहाँ पर गैसियस फॉर्म में रहेगा, ध्यान रखिएगा, वाष्प के रूप में होगा, नमी जो रहेगा। क्लियर है। तो इतने सारे एग्जाम्पल आपको नोट करना है कैल्सिनेशन, निस्तापन के संबंध में, ठीक है क्या दोस्तों। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी आपको। जो भी आपको डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर मैं आपको डेफिनेटली करूँगा, ठीक है। तो ये दो प्रक्रिया हो गई, सल्फाइड के लिए भर्जन, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड या जल योजित ऑक्साइड के लिए निस्तापन। सारे एग्जाम्पल बता दिए, जल योजित ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सारे एग्जाम्पल कवर किए हैं मैंने, ठीक है। चलिए तीसरी विधि देखते हैं, प्रगलन जिसे कहते हैं। तीसरी विधि प्रगलन, या फिर इसे ही कहा जाता है रासायनिक अपचयन। अब एक चीज समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूं। देखिए जो पहला और दूसरा मेथड है, जो पहला और दूसरा मेथड है, पहले और दूसरे मेथड में हम सांद्रित अयस्क का, सांद्रित अयस्क को कहना चाहिए, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। समझिए, भर्जन और निस्तापन के द्वारा हम सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रगलन कब करते हैं, प्रगलन तब करेंगे जो पहले से धातु ऑक्साइड है उसका, ठीक है। प्रगलन कब करेंगे, जब पहले से ही धातु ऑक्साइड के रूप में है अयस्क, उसका हम प्रगलन करेंगे। दोनों के द्वारा क्या कर रहे थे, पहले सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन कर रहे थे, अब जब ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया तब उसके बाद प्रगलन किया जाएगा, भर्जन या निस्तापन के बाद प्रगलन किया जाएगा। क्लियर है, ठीक। चलिए देखिए, तो इसमें एक लाइन जोड़ सकते हैं, भर्जन या निस्तापन के बाद धातु ऑक्साइडों का प्रगलन किया जाता है, ठीक। या सीधा सीधा कहना चाहिए, भर्जन या निस्तापन से प्राप्त धातु अयस्क का अपचयन करना ही प्रगलन कहलाएगा, क्योंकि ऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्लियर है। तो यहीं पर अपचयन करेंगे, इसी कारण नाम है रासायनिक अपचयन, स्मेल्टिंग। क्लियर हो रहा है। तो चलिए लिखिए, अपचयन द्वारा धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन, सीधी बात है। अपचयन द्वारा धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन। धातु ऑक्साइड कैसे मिल रहा था, भर्जन या निस्तापन से। एकदम क्लियर। अब यहां पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, विथ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। हमको एक ज़रूरत के अनुसार अपचयित पदार्थ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपचयन पदार्थ यूज़ करना पड़ेगा, जो अपचयन की क्रिया करने में मदद करेगा, ठीक है, उसको यूज़ करना है। वो प्रक्रिया मतलब वो अयस्क ऑक्साइड के आधार पर रहने वाला है, ऑक्साइड की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि कौन सा हमको रिड्यूसिंग एजेंट प्रयोग में लाना है। ऑक्साइड पर निर्भर करेगा, धातु ऑक्साइड पर निर्भर करेगा। क्लियर है। तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, देखिए, कार्बन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, या एल्यूमिनियम हो सकता है। इतने हमको रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करने हैं अलग अलग धातु ऑक्साइडों के आधार पर। एकदम क्लियर। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है और वो याद रखेंगे, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या एल्यूमिनियम के को हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ करेंगे प्रगलन में, ठीक है। चलिए
उदाहरण देख लीजिए, मैंने कहा है जो ऑक्साइड मिला हुआ है उसका अब चयन करना है, तो ले लिया जिंक ऑक्साइड, प्लस इसके लिए कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में प्रयोग लाया जाएगा, तो प्लस कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाया, तो क्या करेगा कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो जाएगा और मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाएगा जिंक जो हमको चाहिए, और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, ठीक है, जो मुक्त हो जाएगा। वैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, Fe2O3, Fe2O3 प्लस 3CO, मतलब Fe2O3 के केस में आपको अभिक्रिया करा लेनी है या रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में प्रयोग कर लेना है कार्बन मोनोऑक्साइड को, क्या मिल जाएगा 2Fe, जो मुक्त अवस्था में प्राप्त हो रहा है हमको चाहिए, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मुक्त हो जाएगी। क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मुक्त हो जाएगी। ये दो उदाहरण मैंने ले लिए प्रगलन के लिए। ऑक्साइडों का अब चयन हो रहा है, या तो कार्बन के द्वारा होगा, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होगा, या एल्यूमिनियम के द्वारा होगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा है गालक, जिसे फ्लक्स कह रहे हैं। क्या होता है, कई बार अशुद्धि जो होती है वो गलती नहीं है, मतलब यहाँ पर जो हमने जो भी प्रोसेस यूज़ किया उसमें अशुद्धि एज इट इज़ रह जाती है, उसको कैसे हटाएं फिर, ठीक। तो अशुद्धियों को गलाने के लिए फ्लक्स या गालक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अशुद्धि दो प्रकार की हो सकती है, अम्लीय अशुद्धि और क्षारीय अशुद्धि। अम्लीय अशुद्धि को हटाने के लिए क्षारीय गालक का प्रयोग किया जाएगा, और क्षारीय अशुद्धि को हटाने के लिए अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैंने उदाहरण लिए हैं ये गालक के उदाहरण है, फ्लक्स के उदाहरण है, ठीक है, फ्लक्स के उदाहरण। जैसे SiO2 अम्लीय गालक है, एसिडिक फ्लक्स है ये SiO2, मतलब ये क्षारीय अशुद्धि को दूर करेगा, क्षारीय अशुद्धि के साथ क्रिया करके इसको गला देगा और धातु मल के रूप में बाहर निकाल दी जाएगी अशुद्धि को, ठीक है, गलित अशुद्धि को, मेल्टेड इम्प्योरिटीज को। क्लियर है। तो SiO2 एक क्या है, अम्लीय गालक है, क्षारीय अशुद्धि को दूर करेगा। क्षारीय अशुद्धि मतलब जैसे बात कर लिया CaO, या कोई और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोई अगर क्षारीय अशुद्धि है उसको दूर करेगा। इतना आप ध्यान रख लीजिए, रिएक्शन पे हम नहीं जाते हैं। MgCO3 आपका क्या है, क्षारीय गालक है, ये अम्लीय अशुद्धि को हटा देगा। वैसे ही CaCO3 भी क्षारीय गालक है, बेसिक फ्लक्स है जो अम्लीय अशुद्धि को हटा देगा। अम्लीय गालक क्षारीय अशुद्धि को हटाएगा, क्षारीय गालक जो अम्लीय अशुद्धि को हटाएगा। क्लियर है। एक बार फिर से, अम्लीय गालक है, क्षारीय अशुद्धि को हटाएगा, क्षारीय गालक है, अम्लीय अशुद्धि को हटाएगा। एकदम क्लियर, बार बार मैंने बता दिया, कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, पर्पस भी मैंने बता दिया गालक का, ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण है, जैसे देखिए मैंने कहा था एल्यूमिनियम को भी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो अब वो आ गया है एक अलग से टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन, जिसे कहेंगे थर्मिट मेथड या फिर गोल्डश्मिट मेथड, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन कराएंगे धातु ऑक्साइड का, जिसे थर्मिट मेथड या गोल्डश्मिट मेथड कहा जाता है। गोल्डश्मिट मेथड कहा जाता है। क्लियर है। चलिए देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करते हैं इसमें, उन धातुओं के लिए प्रयोग किया जाएगा, उन धातु ऑक्साइड के लिए प्रयोग किया जाएगा जिनके गलनांक उच्च होते हैं। पहला फैक्ट हमको मिल गया। क्या, ऐसे धातु ऑक्साइडों के लिए प्रयोग करना है एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जिन धातु ऑक्साइडों के गलनांक काफ़ी उच्च होते हैं, हाई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। तो कौन कौन से धातु के ऑक्साइड के गलनांक उच्च होते हैं भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, सिलिकॉन। ठीक, इनके ऑक्साइड का गलनांक उच्च होता है, तो इनके केस में एल्यूमिनियम को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में प्रयोग में लाना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या करते हैं। देखिए, वैसे तो आपको समझना है कि थर्माइट किसे कहते हैं, थर्मिट किसे कहते हैं। धातु ऑक्साइडों का मिश्रण, धातु ऑक्साइडों का एल्यूमिनियम के साथ मिश्रण को थर्माइट कहा जाता है। इनको पाउडर के फॉर्म में लिया जाता है। किसको धातु ऑक्साइड जो रहेगा सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, पाउडर के रूप में ले लीजिए, और एल्यूमिनियम का चूर्ण ले लीजिए, तो दोनों पाउडर के रूप में है, तो दोनों के चूर्ण के मिश्रण को क्या कहा जाता है, थर्मिट कहा जाता है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है।
फिर क्या करेंगे, जब मिक्सचर हम ले लेंगे उसको एक सूटेबल कंटेनर में डाल के उसको जलाएंगे, माचिस से जैसे जलाते हैं वैसे ही जलाएंगे। किसके द्वारा जलाया जाएगा, देखिए मैग्नीशियम पाउडर और बेरियम परऑक्साइड के ज्वलनशील मिश्रण से हम जलाना शुरुआत करेंगे या अभिक्रिया की शुरुआत करेंगे। मैग्नीशियम पाउडर और बेरियम परऑक्साइड के ज्वलनशील मिश्रण को लेकर अभिक्रिया हम शुरुआत करेंगे, मतलब इन दोनों को हमको जला देना है और अभिक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। इन दोनों का छिड़काव जो है ना, मैग्नीशियम पाउडर और बेरियम परऑक्साइड का, इनको हमको थर्माइट मिक्सचर में डाल देना है जलाने की अभिक्रिया को शुरुआत करने के लिए, इनको जलाना है, ठीक है। तो ज्वलनशील है ये, इनको जलाएंगे तो अभिक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है। उदाहरण देखिए 2AlCr2O3, ठीक, क्रोमियम के ऑक्साइड के लिए कहा था मैंने, तो क्रोमियम का ऑक्साइड मतलब Cr2O3, एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया होगी। एल्यूमिनियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होना ही है। क्रोमियम ऑक्साइड क्योंकि क्रोमियम के लिए प्रयोग करना है, Al2O3 प्राप्त हो गया, एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया अभिक्रिया करके। और क्या मिल गया, मुक्त अवस्था में क्रोमियम जो हमको चाहिए, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है x किलो कैलोरी, मतलब ऊर्जा मुक्त हो रही है, मतलब ऊष्मा मुक्त हो रही है। ऊष्मा मुक्त हो रही है मतलब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा बाहर निकलेगी, बहुत ज़्यादा ताप जनरेट होता है, हीट डेवलप होता है इसमें। और जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी तो एंथैल्पी में परिवर्तन हमेशा ऋणात्मक होगा। एंथैल्पी में परिवर्तन हमेशा ऋणात्मक होगा, ये और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये एंथैल्पी वाला पूरा टॉपिक छोटा है, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, निश्चिंत रहिए। ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है जिसको मैं आपको कवर करके दूंगा। क्लियर? तो ध्यान क्लियर हो गया। अगला उदाहरण देख लीजिए, आयरन के केस में देख लेते हैं। आयरन का ऑक्साइड को देख लेते हैं, Fe2O3, फिर से एल्यूमिनियम यूज होगा, Al2O3 प्राप्त हो जाएगा, और मुक्त अवस्था में हमको क्या मिल जाएगा, आयरन जो हमको चाहिए, और फिर से ऊर्जा मुक्त हो रही है, मतलब यहाँ पर भी एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक होगा, मतलब डेल का मान नेगेटिव होगा। क्लियर? अगला उदाहरण सिलिकॉन के साथ ले लिए। सिलिकॉन का ऑक्साइड होगा SiO2, एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करेगा, संतुलित है अभिक्रिया, देख लीजिएगा आप। फिर से Al2O3 प्राप्त हो रहा है और मुक्त अवस्था में मिल गया सिलिकॉन, फिर से ऊर्जा मुक्त हो रही है, मतलब डेल का मान ऋणात्मक। ये हो गया क्या आपका प्रगलन, स्मेल्टिंग या अपचयन, केमिकल रिडक्शन। क्लियर है? पूरा उदाहरण के साथ सारी बातें मैंने कवर कर दिया। अगर इससे प्रश्न आएगा तो बिल्कुल नहीं छूटने वाला है, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई थिंक वीडियो की लेंथ ठीक ठाक हो चुकी है, तो यहाँ पर फिर से वीडियो को स्टॉप करना होगा। मुझे याद है कि पिछले वीडियो से जब हम अयस्कों का सांद्रण कर रहे थे उसके इससे एक मेथड छूट गया था, वो मेथड मैं डेफिनेटली अगले वीडियो में आपको पहले ही बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो की लेंथ को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते, जिससे क्या है थोड़ा सा वो इफेक्ट हो जाता है वीडियो, ठीक है। तो अगले वीडियो में डेफिनेटली श्योर शॉट मैं बता दूंगा सबसे शुरू में, जो सांद्रण का एक मेथड छूट गया था, 5वां मेथड, जिसे चुंबकीय पृथक्करण विधि कह रहे थे, वो बता दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।